નમસ્કાર. વિષય હિન્દી કક્ષા 8 દ્વિતીય સત્રની અંદર પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એમના વિશે આપણે માહિતી મેળવી. પાઠનું આપણે વાંચન કર્યું, તમે ધ્યાનથી એને સાંભળ્યું હતું. તો આજે એના સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરવાની છે. તો અભ્યાસની ચર્ચા કરીએ, સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીએ એના પહેલાંનો શબ્દાર્થ છે અહીંયા. दायित्व, जिम्मेदारी, निष्काम, बिना फल की अपेक्षा, अनासक्त, समर्पण, सौंपना, अर्पित होना, समन्वय, निहित, भीतर रहा हुआ, अंतर्गत, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, विरासत, उत्तराधिकार, वारसो गुजरातમાં કહેવાય, आह्वान, ललकार, चुनौती, उन्मूलन, जड़मूल से नष्ट करना, दक्षता, निपुणता, तरजीह, प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त, दिया हुआ, निर्वाचित, चुना हुआ, दीक्षांत समारोह, विश्वविद्यालयों का प्रमाण पत्र देने का उत्सव. तो आपको शब्दार्थ एक बार अपनी नोटबुक में अच्छी तरह लिखनी है. अभ्यास प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. पहला, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. तो इस कथन का आपको स्पष्ट करना है. शास्त्री जी जीवन भर वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले इंसान नहीं थे. वह अपने काम को ही वह अपना कर्म मानते थे. वह हाथ की हथेली में मानने वाले नहीं थे. वह खुद स्वयं काम करके वह कर्मयोगी की भांति अपना जीवन जीना चाहते थे. वह समर्पण की भावना के साथ वह जीवन अपना बिताना चाहते थे. तो यहाँ पर यह कहना उचित है कि शास्त्री जी का जो जीवन था वह निष्काम, कोई भी लालच के बिना वह निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. तो यहाँ पर जो हमारे बापू महात्मा गांधी का जो जीवन था, सरल सादगी पूर्ण जीवन, तो इसी तरह शास्त्री जी का भी पूरा जो जीवन था वह भी एक सादगी भरा हुआ था. उनका जो जन्म था वह भी एक गरीब कुटुंब में उनका परवरिश हुई थी. तो इसी तरह शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम उदाहरण है. तो यह भी कहना उचित है कि वह जीवन भर श्रम का महत्व लोगों को बताते रहे. वो स्वयं श्रम करते थे, दूसरों की सेवा करते थे, जीवन सादगीपूर्ण था और समर्पण की भावना थी. उन्होंने देश के लिए स्कूल का अभ्यास भी वह उन्होंने बंद किया था और बापू के साथ देश सेवा के लिए वह निकल पड़े थे. प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे, सोचिए और बताइए. तो ये आपको लिखना नहीं है, आपको विचार करना है. प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो. रिया ने कहा, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील ने जवाब दिया, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था. रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? सुनील ने जवाब दिया, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. तो इसी तरह जो रिया बनाती है तो ऐसे प्रश्न आप भी बना सकते हो. गांधी जी की शुरुआत, पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था. गांधी जी के माता पिता का नाम क्या था? तो इस तरह के आप अन्य प्रश्न बना सकते हो. तो
चौथा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो आपको यह जो परिच्छेद दिया हुआ है उनको अच्छी तरह से शुद्ध रूप से कोई भी गलती न करके उनको लिखना है। स्वाध्याय 6 प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? तो आपको पूरा पाठ की अच्छी तरह पढ़ाई करके इनका उत्तर आपको लिखना है। लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो इनके उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न 2 है, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर जो भी रेखांकित किए हैं, रीढ़ की हड्डी, अमिट, आधारशिला, खाद, सौरभ, पल्लवित, सभ्य, तो इन शब्दों को शब्दकोश में लिखना है। प्रश्न 3 है, इस इकाई में से हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? तो ये आपको अपनी सोच के आधार पर ये सद्गुण ग्रहण करने हैं। प्रश्न 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उनको सबक सिखाने के बाद सोची, छोटी चिंटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। तो इस तरह आपको यह जो कहानी है वह पूर्ण करनी है। तो जो कहानी है वो आप आगे अपने तरीके से उनको पूर्ण करनी है। तो आज इसके बाद यहाँ पर भाषा सत्ता भी है, जो व्याकरण हमारा हिंदी का। हम इससे पहले अव्यय के बारे में समझ चुके हैं और अब इनके भेद के बारे में समझेंगे। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। भावेश कम बोलता है, साहिल झटपट तैयार हो गया, सानिया प्रतिदिन कार्यालय जाती है, वंदना भीतर बैठी थी। तो यहाँ पर जो शब्द है झटपट, कम, प्रतिदिन, भीतर, यह सब क्रिया विशेषण अवयव है। यह कोई ना कोई क्रिया बताते हैं, इसीलिए इनको क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। यहाँ पर व्याख्यायित भी किया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। आज, कल, साथ, ऊपर, नीचे, खूब, कम, अधिक, वे क्रिया विशेषण अवयव है। निम्नलिखित वाक्य है, राम के साथ लक्ष्मण भी वन में गए, बगीचे के चारों ओर दीवार बनी हुई है, हमारे घर के आगे मस्जिद है, मनीषा मानसी से मधुर गाती है, आज साजिद की जगह वाजिद खेलेगा। तो यहाँ पर जो शब्द रेखांकित किए गए हैं के साथ राम और लक्ष्मण का, तो यह सभी किसी न किसी संज्ञा के बाद प्रयुक्त हुए हैं। यह वाक्य में आए अन्य शब्दों से संबंध का बोध करा रहे हैं। के साथ राम और लक्ष्मण का, के चारों ओर बगीचे और दीवार के आगे घर और मस्जिद का, से मधुर मनीषा और मानसी, की जगह साजिद और वाजिद। तो जो शब्द संज्ञा का या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा अन्य संज्ञा सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अवयव है। तो पहला क्रिया विशेषण अवयव थे और दूसरा है संबंध बोधक अवयव। इसके बाद नूरुद्दीन, संजय और नीलेश गांधीनगर गए। रमेश ने परिश्रम किया इसीलिए प्रथम आया, यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। तो यहाँ पर समूहवाचक अवयव का बोध होता है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। अरे क्या बात करते हो, हाय यह क्या हो गया, वाह कितना सुंदर बालक, ठहर आगे मत बढ़, बाप रे इतना लंबा सांप। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वह विस्मयादिक बोधक अवयव है। तो जो शब्द विस्मय
हर्ष, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भावों को प्रकट करने के लिए हमारे मुख से शब्द निकल पड़ते हैं, इसे विस्मयादिक बोधक अवयव कहते हैं। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छांटिए। आज मैंने बहुत कम खाना खाया। अंजलि सोनल के आगे बैठी है। मीनाक्षी और साल्वी गांव जा रही है। अरे यह क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो वाक्य है उनका प्रकार आपको लिखना है। इसमें कौन सा विस्मयदायक बोधक अवयव है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है, समूहवाचक है, तो ये आपको लिखना है। तो आपको अच्छी तरह उनका अभ्यास और स्वाध्याय लिखना है और उनकी तैयारी करना है। अस्तु।